नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 04, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब निर्माण, यानी कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अगर किरण अनंत से आए, फोकस बिंदु से आए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण के अंदर जो उपयोगी किरणें होती हैं, किस तरह की किरणें जो प्रतिबिंब निर्माण में सहायक होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, 4 तरह की जो किरणें होती हैं। पहली होती है मुख्य अक्ष के समांतर किरण, दूसरी होती है फोकसीय किरण, और तीसरी होती है अभिलंब किरण, और चौथी होती है तिर्यक किरण। इन चारों किरणों का जो योगदान होता है वो होता है प्रतिबिंब निर्माण के अंदर। तो चलो हम इसका अध्ययन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, पहली की पहली है अपनी मुख्य अक्ष के समांतर किरण। पहली क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर किरण। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देखो, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरण के हम 2 पार्ट्स देखेंगे। एक तो देखेंगे अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण अवतल दर्पण में किस तरह से होगी, और उत्तल दर्पण में किस तरह से होगी। इन 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो पहले हम देखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरण अवतल दर्पण के अंदर। तो पहले हम उसमें अवतल दर्पण बना देते हैं। तो चलो अवतल दर्पण बना देते हैं। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। सबसे पहले एक एक्सिस बना देते हैं अपन, और यहाँ पर बना देते हैं अपना दर्पण। अब देखो, अवतल दर्पण है, यानी कि आपने पिछले वीडियो सारे देखे होंगे। तो अवतल दर्पण में क्या होती है? बाहर की साइड होती है वो पॉलिश होती है, रजत पदार्थ का लेप कर रखा होता है बाहर की साइड। अंदर का साइड जो होता है परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। अब देखो, ये किरण किस प्रकार होगी। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर किरण। अब मुख्य अक्ष कौन सा है? तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने देखिए एक्स, ये एक्स है और ये एक्स डैश है। तो एक्स डैश जो पूरी लाइन दिख रही है आपको 33 वाली, तो ये है अपना मुख्य अक्ष। अब इसके समांतर किरण यानी कि कुछ इस तरह से आएगी। तो यहाँ परावर्तक पृष्ठ तो यहाँ टकराएगी। ठीक है, ये किरण आई, तो यहाँ से टकरा के क्या होगी? मुख्य अक्ष की जो समांतर किरण है वो क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अनंत से आती है, भले कहीं से भी आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। जैसे मैंने ये किरण अभी इस प्रकार लाई है, तो यहाँ पर टकराएगी। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा? उसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन होने के पश्चात क्या होगा? सबसे पहले हम यहाँ पर देखो अंकन कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका तो यहाँ पर हम इसका ले रहे हैं फोकस बिंदु। ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर हम ले लेते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता बिंदु, ये वाला सी। ठीक है, और ये वाला तो आपको पता ही है, ध्रुव ओ बोलते हैं जिसको। अब देखो, आपको क्या करना है, ये बनाने के लिए आपको करना क्या है? तो आपको क्या करना है कि मतलब जो चंदा स्किल वगैरह जो होता है, उससे आपको ये पूरी दूरियां माप लेनी है। हमें पता है कि जो हम क्या जानते हैं भाई, जो ये दूरी होती है, ये वाली, ये कि सी जो दूरी होती है, ये वाली पूरी जो दूरी होती है, वो इस एफ और ओ के मध्य की जो दूरी है उसकी डबल होती है। तो आप जब बनाओगे ये प्रतिबिंब, तो आप ऐसा दर्पण बना के फिर क्या करना है आपको? आप ये बना देना 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर बना देना, और ये बना देना, ये भी बना देना 2 आगे। तो कुल मिला के पूरी कितनी बनानी है आपको? 4 सेंटीमीटर, 2 पे पार्ट्स करने। तो आपका जो प्रतिबिंब निर्माण होगा वो पूरा एकदम से सही बनेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको प्रतिबिंब निर्माण एकदम सही बनेगा। तो अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है वो कहाँ से गुजरेगी? पहली जो तरह की किरण होती है मुख्य अक्ष के समांतर किरण, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, फिर वो गुजर जाएगी यहाँ से, परावर्तित होकर सीधे ये एफ से गुजरेगी। कहाँ से? फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो यही था इसका मीन्स। ये ध्यान से सुन लो एक बार वापस। मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, परावर्तित होकर वापस कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। कहाँ से? फोकस बिंदु से गुजरेगी। बस यही ध्यान रखना है, कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। तो ये किरण इस तरह से होगी। अब ये किरण हम किस दर्पण में देखते हैं? ये किरण हम देख लेते हैं दूसरे वाले दर्पण के अंदर। इसके अंदर ये मैंने एक्सिस बना दिया, और हम बना देते हैं दर्पण। तो ये मैंने बना दिया है दर्पण, और इसके अंदर क्या होगा? अंदर की तरफ क्या होगी? पॉलिश बाहर की तरफ। ये कौन सा दर्पण बना रहा हूँ मैं? उत्तल दर्पण। तो इसके अंदर क्या होगा? देखो, इसके अंदर ये होगा, इसका भी मैं फोकस बिंदु यहाँ डाल रहा हूँ, फोकस यहाँ डाल रहा हूँ वक्रता केंद्र।
तो इसके अंदर देखो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, ठीक है, आ गई भाई मुख्य अक्ष के समांतर किरण। फिर क्या होगा देखो, इसका फोकस बिंदु इधर और इसका ये वाला इधर, ठीक है, दोनों साइड आपको बना देने ताकि आसानी रहेगी। अब इसमें क्या होगा कि जो किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर वो फोकस बिंदु से नहीं गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से नहीं गुजरेगी, वो इसको क्या कर देगा, अपसारित कर देगा, यानी फैला देगा, यानी कि कुछ इस तरह से ऊपर भेज देगा परावर्तित करके। तो यानी कि इसका जो मेन रीजन होगा वो ये होगा कि अपसारित करने के बाद जब हम पीछे इसको देखो डैश डैश करके जब मिलाएंगे इसको, तो वो फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। डायरेक्ट फोकस बिंदु से नहीं गुजरेगी, ऐसे नहीं कि आप इसको ऐसे गुजार दो, ये नहीं हो सकता। इसमें क्या होगा, किरण को अपसारित करेगा, फिर पीछे की ओर डैश 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 करके मिलाएंगे, तब फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये था अवतल और उत्तल के अंदर जो पहली तरह की किरण होती है मुख्य अक्ष के समांतर किरण, वो कुछ इस प्रकार से होती है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, सॉरी क्या हो गया, अब हम सेकंड पढ़ते हैं फोकसीय किरण। सेकंड नंबर हम पढ़ रहे हैं फोकसीय किरण। भाई वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करना मत भूलना, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो पढ़ते हैं फोकसीय किरण। फोकसीय किरण क्या होती है? अवतल दर्पण में जब कोई किरण फोकस बिंदु से गुजरने के पश्चात परावर्तित होकर अक्ष के समांतर हो जाती है, जिसे फोकसीय किरण कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोला भाई, हमें समझ में नहीं आया। तो चलो समझते हैं, तो हम समझाने तो बैठे हैं भाई। तो चलो बनाते हैं अपना दर्पण। कौन सा बना रहे हैं भाई, ये कौन सा दर्पण है? कमेंट बताओ, फटाफट कमेंट करो, ये कौन सा दर्पण बनाया मैंने। चलो चलो कमेंट करो कौन सा दर्पण है भाई। वाह, ये कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण। अब देखो कौन सी किरण पढ़ रहे हैं हम। हाँ, इसको मैं फोकस बिंदु दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ, और इधर साइड कोई जरूरी नहीं वैसे, ठीक है, ये वो है अपना। तो इसमें क्या होगा, फोकसीय किरण क्या होगा, जो किरण है वो आएगी कहाँ से, उसमें कैसे आई थी किरण, ऐसे आई थी फिर ऐसे गुजरी थी। इसके अंदर ये नहीं होगा, इसके अंदर ये होगा कि किरण आएगी फोकस बिंदु से, आएगी कहाँ, फोकस बिंदु से आएगी, फिर यहाँ से वापस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ गए? कमेंट करो अगर समझ में आ रहा है तो देखो इसमें क्या होगा भाई, फोकस बिंदु से किरण आएगी, फोकस बिंदु से आकर सीधा इस दर्पण पे टकराएगी, फिर वापस मुख्य अक्ष के समांतर होगी। उसमें क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आती थी, फोकस से गुजर जाती थी, लेकिन इसमें फोकस से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट वाला हम दर्पण बना देते हैं, ठीक है, ये वाला। यहाँ देते हैं एफ, यहाँ देते हैं सी, यहाँ देते हैं एफ, यहाँ देते हैं सी। बस अच्छा है आप मेरे साथ समझते जाओ, आसानी से आपको समझ में आ ही जाएगा। अब उत्तल दर्पण में क्या होगा, जब कोई किरण फोकस बिंदु की तरफ आती है तथा परावर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर हो जाती है, जिसे फोकसीय किरण कहते हैं। इसमें क्या होगा देखो, इसमें जो किरण है वो फोकस बिंदु की तरफ आएगी, यानी कि कुछ इस तरह से डैश 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 करेंगे तो यहाँ आएगी, फिर क्या होगा, ये किरण ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब पिछले वाले वीडियो में क्या था, पिछले जो उत्तल दर्पण था उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था, चलो मैं इससे समझा दूँ। उसमें ये था कि किरण ऐसे आई थी फिर ऊपर चली गई थी, लेकिन इसमें क्या होगा, फोकस बिंदु की तरफ आएगी, यानी कि देखो ये फोकस बिंदु यहाँ पड़ा है उत्तल, सॉरी क्या हो गया, टाइपिंग आ गई। चलो समझो, इसमें क्या होगा, फोकस बिंदु है वो पीछे की तरफ होता है अब उत्तल दर्पण के अंदर। तो यहाँ क्या होगा, फोकस बिंदु की साइड तो है वो आपको आती हुई दिखेगी, ये फोकस बिंदु यहाँ पड़ा है तो यहाँ फोकस बिंदु की तरफ आती हुई दिखेगी, फिर यहाँ से टकराएगी, फिर वापस कहाँ से ले जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। समझ गए भाई, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आशा करता हूँ आ ही गया होगा वैसे तो, ठीक है। तो अब वापस समझते हैं। चलो अब आती है बात अभिलंब किरण। थर्ड तरह की जो किरण है वो है अभिलंब। आज मैं थोड़ा राइटिंग से लिख रहा हूँ ना, अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अभिलंब किरण भाई शेयर ज़रूर किया करो ताकि सपोर्ट मिलता रहे। अब देखो अभिलंब किरण क्या होती है, तो देखो अवतल एवं उत्तल दोनों दर्पणों में क्या होगा, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है, जिसे अभिलंब किरण कहते हैं। कैसे देखो, जैसे इसमें क्या होगा, अवतल और उत्तल दोनों में सेम ही कहानी है, तो मैं एक का समझा देता हूँ आपको, ठीक है।
तो ये पर हम एक्सिस बना देते हैं और ये अपना दर्पण बना देते हैं। थोड़ा मैंने गोलाकार ज़्यादा कर दिया भाई, कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो इसके अंदर हम यहाँ एफ बना देते हैं, यहाँ सी बना देते हैं। तो जो अभिलंब किरण है वो क्या होगी, देखो वो क्या होती है अभिलंब किरण, वक्रता केंद्र जो होता है वहाँ से आती है, वक्रता केंद्र से आएगी, यहाँ टकराएगी, वापस ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। आप सोच रहे होंगे कैसे भी चली जाएगी, नहीं, वक्रता केंद्र से आएगी और यहाँ पर टकरा कर, यहाँ पर टकरा कर वापिस वक्रता केंद्र से जाएगी। हो वापिस वक्रता केंद्र से जाएगी। तो अभिलंब किरण क्या होता है भाई, उत्तल और उत्तल दोनों दर्पणों के अंदर एक किरण आएगी जो वक्रता केंद्र यानी कि सी बिंदु से गुजरेगी, सी बिंदु से गुजरेगी, दर्पण से टकराएगी, वापिस सी बिंदु से जाएगी। उसे क्या बोलेंगे, अभिलंब किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब किरण बोलेंगे। अब आपको कोई सवाल पूछ ले कि भाई अभिलंब किरण के अंदर जो आई कोण एवं कोण जो आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, तो आप क्या बताओगे भाई, सर मैं तो 90 डिग्री बताऊंगा। कोई बोल रहा है नहीं मैं 180 बताऊंगा, कोई बोल रहा है नहीं मैं 0 डिग्री बताऊंगा। अब सही कौन सा है, कमेंट करो फटाफट, सही कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन सही है तो आप भाई कुछ भी कर सकते हो, नहीं तो सोचना ही मत। तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा। देखो भाई 0 डिग्री क्यों होगा, समझो, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं भाई। देखो जैसे कि कोई ये मेरा है, तो यहाँ से किरण आई वापस गई, तो यहाँ पर कौन बना ही नहीं ना, कौन आएगा कहाँ से। जैसे कि कोई अगर ये सब्जी कोई भी वस्तु है माना, जैसे कि मैंने ये बनाया, अब अगर यहाँ से गई तो इसके बीच कौन बनेगा। अब यहाँ से गई वापस इसी सेम लाइन पे जा रही, तो कौन तो बनेगा ही नहीं, तो कौन लाओगे कहाँ से, इसलिए कौन 0 होगा। ठीक है, जो 180 90 बता रहे वो गलत है भाई, मत बताना किसी को। तो कौन क्या हो जाएगा, इन दोनों के मध्य 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है 4th नंबर किरण की, जो है तिर्यक किरण। तिर्यक किरण, भाई बार बार किरण का नाम क्यों ले रहे हो, क्योंकि किरण, प्रकाश के अंदर किरण ही है सब कुछ। एक किरण उल्टी सीधी हो गई तो सब कुछ तमाम हो जाएगा भाई। तो चौथा देखो क्या है, 8:10 हो चुके हैं। चौथा, अवतल व उत्तल दर्पण के पृष्ठ पर आपतित तिर्यक किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम अनुसार दूसरी तिर्यक रेखा में गमन करती हैं। तो मैं इसकी लैंग्वेज न बोल के आपको सीधा समझा ही देता हूँ। चलो 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 चलो, यहाँ पर एक्सिस बना देते हैं और यहाँ पर दर्पण बना देते हैं, अपना बाहर की तरफ पॉलिश कर लेते हैं। यहाँ पर अपना F बना देते हैं, यहाँ पर अपना C बना देते हैं। अब यहाँ पर वाइट कलर चूज करके आपको बता देते हैं तिर्यक किरण क्या होती है। तिर्यक किरण का मीन ये होता है, जैसे कि कोई किरण आई या मूल बिंदु ध्रुव पे टकराई, वापस ऐसे चली गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक किरण। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तिर्यक किरण जो होगी उसका जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो बराबर होना चाहिए। परावर्तन का नियम इसके अंदर लगना चाहिए। परावर्तन का नियम लग के अगर किरण जा आ रही है तो उसको हम बोलते हैं तिर्यक किरण। कैसे, वो देखो तिर्यक किरण क्या होगी, वापस समझो। यानी कि ये मेरा दर्पण है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर किरण आई, जैसे कि कोई किरण आई यहाँ पर आई, ठीक है। तो अब किरण कैसे जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर टकराई है तो यहाँ पर हम एक अभिलंब बना देते हैं, ऐसे लाइन खींच के, ठीक है। फिर यहाँ पर जो ये आई कोण है, ये मेरा आई कोण है, तो आई कोण मानना 60 डिग्री है। तो मेरा आर कोण, यानी कि आप क्या करोगे, संधि से यहाँ मापोगे, ये वाला भी कितना होना चाहिए, 4 डिग्री। मानो यहाँ से हो रहा है तो ये किरण कहाँ से गुजर जाएगी, यहाँ से गुजरेगी। यानी कि कोण आई इज इक्वल टू होना चाहिए कोण आर। आई और आर, आपतन और परावर्तन कोण बराबर होंगे तो वो तिर्यक किरणें होगी। यानी कि तिर्यक किरण किस प्रकार गुजरेगी, जैसे कि ये कोई है दर्पण, तो यहाँ पर आई, यहाँ से गुजर जाएगी। यानी कि इसके बीच अभिलंब बनाओगे, ये कोण और ये कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आपतन या परावर्तन के नियम के अनुसार है वो किरण गुजरेगी। तो ये थी 4 तरह की किरणें। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, एक होता है भाई आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। थोड़ा ये भी समझ लेते हैं, आभासी और वास्तविक का क्या लफड़ा है वो भी समझ लेते हैं। तो चलो, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब बनाते समय यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। यानी कि अगर किरणें वास्तव में मिल रही है, किरणें
वास्तव में मिल रही हैं, कहीं पर मिल रही हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? जैसे कि ये है अपना अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर एक किरण आई और एफ बिंदु से गुजर गई, ठीक है, ये एफ बिंदु से। दूसरी किरण एफ बिंदु से आई और यहाँ से चली गई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये किरण है, दोनों यहाँ पर अटैच हुई है, यहाँ पर मिली है, तो ये पर जो ये बना है वो प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मान लो कोई वस्तु थी, उसकी किरण आई तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। तो ये जो प्रतिबिंब होता है वो यहाँ पर देखो, किरणें वास्तव में मिल रही है ना, यहाँ से आके वापस यहाँ से जा रही है, यहाँ से आई, यहाँ से, ये किरणें क्या हो रही, वास्तव में मिल रही। तो हम यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब फंडा आता है भाई, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसकी बात आती है अभी? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? जिसके अंदर किरणें हैं, प्रतिबिंब बनने के दौरान किरणें जो होती हैं वो वास्तव में ना मिले, उनको क्या करें, पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं अगर वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। यानी कि किरणों का वास्तव में न मिलना, केवल आभास होना, मिलने का आभास होना, ठीक है। ये कैसे होगा? देखो, जैसे कि अपना ये वाला कोई, ये है अपना उत्तल दर्पण। इसके अंदर क्या होता है? किरण आती है यहाँ पर, ऐसे चली जाती टकरा के, ठीक है। किरण आई, टकरा के ऊपर की ओर चली गई। तो यहाँ पर क्या होता है, जो किरण होती है वो पीछे पीछे मिलने का केवल आभास होता है, यानी कि जो फोकस बिंदु होता है पीछे, उस पर मिलने का केवल आभास होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। तो समझ गए प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी का क्या है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। विभिन्न स्थितियों पर जब हम वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो पढ़ने वाले हैं। और एक बात बता दूं, अगर आप केमिस्ट्री के फुल लेक्चर लेना चाहते हैं, अगर आप कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक मैं बता देता हूँ, मेरे गुरुजी हैं सवाई जी सर, उनका एक ऐप लॉन्च हुआ है KSF इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है KSF इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फिर वहाँ से फिल्टर करके न्यू पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। वहाँ पे 30 MB का है, डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। केमिस्ट्री की फुल फ्लैश, बहुत अच्छे टीचर हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आप तक जानकारी पहुँच सके। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और आगे से आगे शेयर कर देना, ताकि और भी लोग हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सके। और समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिख लेना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की ट्राई करूँगा। धन्यवाद।